हेलो स्टूडेंट्स, हमने पीएससी पार्ट वन में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स में यूनिट थर्ड में तुम्हें बता चुकी थी, यूनिट थर्ड है ये अपनी। एल्केन पे हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ ली थी कोरे हाउस विधि, वुड्स अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, सॉरी कोरे हाउस अभी पढ़ेंगे, वुड्स अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, इसकी हाइड्रोजनीकरण आदि अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे एल्केन्स बनाएंगे? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिनमें भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है उनके साथ अभिक्रिया करके एल्केन्स बनाते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन किसमें होता है? जैसे H2O में, अमोनिया में, और एल्काइन में जैसे हम बात करें RMgX प्लस H2O। H2O को मैं ऐसे लिख लूं HOH। अब क्या होगा? ये बॉन्ड क्लीव होता है, तो हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल समूह होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पे मेटल जुड़ी हुई होती है, तो मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो RMgX टूटता कैसे है? R माइनस MgX प्लस। ये कैसे टूटेगा? ये तो सब जानते हैं, OH माइनस एंड H प्लस। अब ये प्लस और माइनस जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? RX प्लस MgX OH। अगर बात करें अमोनिया की, अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करेगा ये? NH2, वही सेम RH प्लस MgX अमोनिया का NH2। ये बात करी हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से साथ अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ये फर्स्ट नहीं है, आप नेक्स्ट से कंटिन्यू कर लेना। नेक्स्ट अभिक्रिया है HI के साथ। देखो HI क्या होता है? फ्रॉम HI, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रॉम HI हम HI से कैसे एल्केन्स बनाएंगे? तो देखो HI जो होता है वो सभी का क्या कर देता है? अपचयन। ये क्या है? अपचायक। तो हम इसको रिडक्शन भी हमने पहले भी पढ़ा है, रिडक्शन भी लिख सकते हैं। ये सभी मतलब बात करें एल्कोहल्स की, तो ये एल्कोहल्स का क्या कर देता है? अपचयन कर देता है। एल्कोहल्स का अपचयन करके क्या बनाता है? RH प्लस H2O प्लस I2। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड। पहले हम एल्कोहल सब वगैरह ले लेते हैं। ये कीटोन्स का भी क्या कर देता है? अपचयन कर देता है। R डैश CH2। ही मेंशन अपचयन और वोल्फ-किस्नर अपचयन में हमने पढ़ा था कि CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2। सेम HI के साथ भी यही है, CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2। नेक्स्ट बात करें RCOH, ये अम्लों का भी क्या कर देता है? अपचयन कर देता है। और किस में बदल जाता है? RCH3 में, एल्केन्स में, सॉरी RH में, प्लस CO2 प्लस I2 प्लस H2O। H2O नहीं निकलेगा इसमें, CO2 निकल चुकी है। ठीक है, ये हमने बात करी। RCH2, सॉरी RCH2 R प्लस H2O प्लस I2, आयोडीन हर किसी में लिख। ठीक है, ये हमने बात करी है HI के साथ या HI से एल्केन बनाना, सॉरी HI से एल्केन बनाना या रिडक्शन करना। नेक्स्ट अभिक्रिया है, देखो
हमने लास्ट अभिक्रिया पढ़ ली थी, हमने आज पढ़ी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन जिनके भी पास होती है उन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अभिक्रिया करके एल्केन्स बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें HI के साथ तो HI रेड फॉस्फोरस, इसमें रेड फॉस्फोरस भी तुम लिख देना। रेड फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया करके, मैंने पिछली लेक्चर में रेड फॉस्फोरस प्लस HI लिया था अपचायक। तो ये रेड फॉस्फोरस और HI क्या करते हैं, ये अपचायक सभी का अपचयन कर देता है। इसमें हम एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं प्लस HI, इसको आयोडीन ही लो जिससे हम I2 निकाल देंगे, RI, ये RH प्लस I2, ये भी आयोडीन बनाता है। ये सारी अभिक्रियाएं क्या है, अपचायक वाली, अपचयन वाली। लास्ट अभिक्रिया है कोरेहाउस विधि, कोरेहाउस संश्लेषण। उसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे एल्केन्स की। अब हम बात कर रहे हैं कोरेहाउस विधि, कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस सिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Li, लिथियम तथा क्यूप्रेस साथ करने पर R2CuLi बनता है। R2CuLi को हम लिथियम डाई एल्किल कॉपर बोलते हैं या गिल्म अभिकर्मक भी बोलते हैं। ये आगे नेक्स्ट एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके R उच्चतर एल्केन्स बनाता है, R प्लस RCu प्लस LiX। तो बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक, गिलमान्स रिएजेंट। यह है कोरेहाउस विधि। कोरेहाउस विधि में एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ क्यूप्रेस हैलाइड की उपस्थिति में R2CuLi बनाता है, जिसको गिलमान अभिकर्मक भी बोला जाता है। वो अगेन दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके उच्चतर एल्केन्स बनाते हैं। ये सारी हमने पढ़ी हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एल्केन बनाने की विधियां। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, एल्केन्स के भौतिक गुण। तो C1 से C4 ये गैसेज होती हैं, C1 से C4 गैसेज होती हैं। C5 से C17 कलरलेस लिक्विड होती हैं। C5 से C17 कलरलेस लिक्विड होती है। और C17 से ऊपर, C17 एंड अब ये बैक्स होती हैं। इसी कारण एल्केन्स को पैराफिन भी बोला जाता है। इसी कारण एल्केन्स को पैराफिन या मोम के समान बोला जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी के।
देखते हैं सॉल्युबिलिटी, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? हम सब जानते हैं दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, इसीलिए ये क्या होते हैं? नॉन सॉल्युबल होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होते हैं। अगर बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर बात करें एन एल्केन्स की, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की या बीपी की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे कोई भी कंपाउंड उबलने लगता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तुम जानते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अणु भार बढ़ने के साथ साथ, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट इज, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बट अगर उसमें, ये तो बात करी है हमने एन एल्केन्स के लिए, ठीक है, एन एल्केन्स लिए, अगर लेकिन उनमें कोई साइड चेन है, मतलब आसपास क्या है, श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, तो श्रृंखलाओं के साइड चेन्स के ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? देखो बॉइलिंग पॉइंट, अगर एन ब्यूटेन, जैसे बात कर रहे हैं अपन मैथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एक्सेट्रा, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स ज्यादा होंगे। मतलब जैसे हेप्टेन, हेक्सेन, एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मान लो तुम्हें दिया है कि एन ब्यूटेन, पेंटेन तथा ब्यूटेन में, प्रोपेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? हम ये गैसेस है ना, तो इसको हम लेते हैं पेंटेन एन पेंटेन एन हेक्सेन। चलो एन भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है, हम तो बात करें एन भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। हेक्सेन, हेप्टेन तथा पेंटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ठीक है, तो हम अगर बात करें एन एल्केन्स है, ये सारे एन एल्केन्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? ऑब्वियसली ये C7 है, और ये क्या है? C6 है, C5 है, और ये C6 है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? हेप्टेन का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हेप्टेन का। तो सबसे कम किसका होगा? पेंटेन का, देन हेक्सेन का, देन हेप्टेन का। ये हमने बात करी है एन एल्केन्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अगर बात करें जिनमें साइड चेन लगी हो और मॉलिक्यूलर वेट समान है, जैसे बात करें एन पेंटेन, आइसोपेंटेन तथा नियोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन तथा नियोपेंटेन में, तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट किसका? सबका बराबर है। तो देख लो ये इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 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 CH3, दिस इज एन पेंटेन, 1 2 3 4 5, ओके। एंड आइसोपेंटेन, व्हाट इज आइसोपेंटेन? जिसमें आइसोसम जुड़ा हुआ हो, मतलब CH3 CH CH3
CH2 एंड CH3, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। एंड व्हाट इज नियोपेंटेन? देखो हमें IUPAC नाम की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे रूट नाम हैं। दैट इज नियोपेंटेन। देन ओके, देखो कितना है इसमें, कितने कार्बन है? 5, C5। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12। हम जानते हैं वैसे भी एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इसमें कितने हैं? C5H12। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं? C5 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 10 11 और 1 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। सेम इसमें भी क्या है? 3 चौका 12 और ये C5H12। तो सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? समान है। अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। देखो श्रृंखलाएं किसमें है? नियोपेंटेन में सबसे ज्यादा श्रृंखलाएं हैं, तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और आइसोपेंटेन का उससे कम, और नियोपेंटेन का सबसे कम है, क्योंकि इसमें श्रृंखलाएं ज्यादा है। श्रृंखलाएं ज्यादा क्या मतलब क्या? वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखो हम बात करें नियोपेंटेन की। नियोपेंटेन में क्या है? आसपास है सारे मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या है? पैकिंग ज्यादा है, पैकिंग है इनमें, ठीक है। अब ये क्या है? इतना सा मॉलिक्यूल है, ये क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल्स है। या बात करें वान डेर वाल फोर्सेस की, इसकी पैकिंग ज्यादा है क्योंकि इसमें चेन ज्यादा है। चेन ज्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सरलता से आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे। देखो ये कैसे जुड़ते हैं? ये सारे श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं, ये सारे ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारा लंबा। ये बात करें तो इसको इमेजिन करके देखो, और अगर ये बात करें तो इसमें दूसरा मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा इसके ऊपर? देन सेट हो जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या स्पेस नहीं है, तो क्या होगा? इसमें पैकिंग ढंग से हो ही नहीं पाएगी। अगर पैकिंग नहीं है तो वान डेर वाल फोर्सेस इसके क्या है? वीक है। वान डेर वाल फोर्सेस इसके वीक है, तो तुरंत ही टेम्परेचर देने पे ये बॉयल हो जाता है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। हमने बात करी थी ये बॉइलिंग पॉइंट की, मतलब वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डज नॉट शो रेगुलरली बेंडेड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एल्केन्स का एक साथ बढ़ता नहीं है, मतलब ये रेगुलर नहीं होता, डज नॉट रेगुलर। डज नॉट रेगुलर बेंड, डज नॉट रेगुलर ट्रेंड, डज नॉट रेगुलर ट्रेंड। एक साथ नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। या हम बात करें सिंपल, ऑड नंबर का मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर ऑफ कार्बन से कम होता है। हम क्या बात कर रहे हैं? ये है, और एक C1 C2 C3 C4 C5 C6 और ये C7। C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6, ये है, ठीक है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये तो है ऑड नंबर और ये है इवन नंबर। क्योंकि इवन नंबर में क्या है? एटम क्लोजली पैक्ड है क्रिस्टल में, तो इससे क्या होता है? ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब इनमें, पहले तुम इसको उतार लो, एक बार देख लो।
देखो हम बात कर रहे हैं इवन की और ऑड की। तो इवन नंबर में क्लोजली पैक्ड होता है मॉलिक्यूल, क्लोजली पैक्ड है, दैट मीन्स क्लोजली पैक्ड मतलब ऐसे 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 पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, तो इनका वान डेर वाल अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वान डेर वाल अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसके लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग, देखो एक चीज समझना, बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए यूज होता है और मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए यूज होता है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंट होते हैं, सॉलिड होता है, उनका तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, और जो लिक्विड फेज में होते हैं उनका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब किसी भी लिक्विड का उबलना, सॉरी किसी भी सॉलिड का पिघलना, और बॉइलिंग पॉइंट मैंने उल्टा बोल दिया। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उनका। जैसे हमने बात करी मेल्टिंग पॉइंट की, तो हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया, सॉलिड सब्सटेंस लेने पर उसको हीट दी, हीट लेने पर वो पिघलने लगता है, वही जिस बिंदु पे वो पिघलना प्रारंभ करता है, जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना प्रारंभ करता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वापिस बोले, देखो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट होता है, बात करें शुगर की, चीनी है हम घर में यूज करते हैं, चीनी या नमक ले लो कुछ भी है, उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, वो तो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर बात करें चीनी डालकर हमने डायरेक्ट चीनी को उबालना, अगर हमने उस पर रखा गैस पे तो वो पिघलेगी, और जिस टेम्परेचर पे वो पिघलती है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी सॉलिड के लिए, ठोस वस्तुओं के लिए। हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे वाटर का, पानी का, लिक्विड चीजों के लिए ऑलवेज यूज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलना। जिस बिंदु पर या जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस उबलने लगता है, जिस टेम्परेचर उबलना प्रारंभ करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने बोला था बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के समानुपाती होता है। ठीक है, हमने देख लिया बॉइलिंग पॉइंट अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसमें हम लिखते हैं इफ मॉलिक्यूलर वेट आर सेम, तो उसके लिए साइड चेन जितनी ज्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। उसका कारण है वान डेर वाल फोर्सेस। नेक्स्ट हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इनका ट्रेंड चलता ही नहीं है। मतलब कि हम बात करें एल्केन में हेक्सेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन और हेप्टेन में, तो रेगुलरली ये शो नहीं करता। लेकिन इसमें एक चीज देखी गई है, जो ऑड नंबर वाले कार्बन वाले एल्केन्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो इवन नंबर वाले एल्केन्स होते हैं उनसे कम होता है। उसका कारण है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होने के कारण इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ज्यादा होता है, और दूसरों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये हमने बात करी आज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की या फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स।